नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मनोविज्ञान से संबंधित हम ऐसे प्रश्नों को ला रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो अभिवृत्ति एवं विकास से संबंधित है। किससे है? अभिवृत्ति एवं विकास से संबंधित। इससे पहले हम मनोविज्ञान की अवधारणा एवं उसके परिचय से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए वो प्रश्न उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हमारा जो सेशन है वो अभिवृत्ति एवं विकास से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आपके इस प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है कि विकास कैसा परिवर्तन है? विकास कैसा परिवर्तन है? और ये प्रश्न पूछा हुआ है थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में और बिहार टेट सेकंड लेवल 2012 में। ऑप्शनों की ओर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए गुणात्मक, ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक, ऑप्शन नंबर डी गणनात्मक और ऑप्शन नंबर डी नकारात्मक। तो ऑप्शन बताइए कि कौन सा सही होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुणात्मक। विकास कैसा परिवर्तन है? एक गुणात्मक परिवर्तन है। अगर विकास के बारे में हम कहें तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है दोस्तों? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के विभिन्न सिद्धांत होते हैं, जैसे समानता का समान प्रतिमान का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, मस्तिष्का बोधमुखी का सिद्धांत, वर्तुलाकार सिद्धांत। ऐसे कई सारे सिद्धांत हैं जो विकास से उन पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बाल्यावस्था होती है। प्रश्न क्या है? बाल्यावस्था होती है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में और छत्तीसगढ़ टेट 2011 में। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आता है 5 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी आता है 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष तक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कि बाल्यावस्था है वो कहाँ तक होती है। प्रश्न के आंसर से पहले हम आपको बता देते हैं कि देखिए अवस्थाएं हैं वो 3 मानी जाती हैं हमारे रीट के सिलेबस के अनुसार। पहली होती है शैशवावस्था, दूसरी होती है बाल्यावस्था और तीसरी होती है किशोरावस्था। शैशवावस्था है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है। बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 वर्ष तक चलती है और जो किशोरावस्था है वो 12 से 18 वर्ष तक चलती है। तो दोस्तों हमसे बाल्यावस्था के बारे में पूछा है, तो बाल्यावस्था कहाँ तक चलती है? 12 वर्ष तक चलती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ तक चलती है? 12 वर्ष तक चलती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनसे मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी और मजबूत होगी। तो आप अपना स्वयं आकलन कीजिए और आकलन करके ये बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। जितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में पिन करना और हमें बताना, और जिस भी क्वेश्चन पर डाउट हो वो आपके डाउट बताना। हम आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस मनोवैज्ञान के अनुसार विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? और ये प्रश्न थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 कोल्सेनिक, बी प्याजे, डी स्टेनले हॉल और डी हरलॉक। तो बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि विकास सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या कोल्सेनिक ने कहा है? नहीं दोस्तों। प्याजे ने नहीं, स्टेनले हॉल ने नहीं, तो फिर किसने कहा? हरलॉक ने। हरलॉक ने कहा है कि विकास सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए एक अध्यापक को, किसको? एक अध्यापक को अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास को चाहिए कि, ऑप्शन पर चलते हैं, कि वह अपने शिष्य के माता पिता के स्थान को हड़पने की कोशिश करे,
क्या ऐसा कर सकता है एक शिक्षक? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम एवं स्नेह विकसित करे। जी हाँ, बिल्कुल। एक शिक्षक को अपने शिष्यों के प्रति प्रेम और स्नेह बराबर विकसित करना चाहिए। अभी तक तो ये आंसर, लेकिन हम यहाँ तक ही नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम सभी पूरे ऑप्शनों को पढ़ करके उत्तर तक पहुँचेंगे। तो तीसरे ऑप्शन को पढ़ते हैं। सॉरी, वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति प्रेम का रवैया अपनाएंगे। बिल्कुल नहीं। एक शिक्षक अगर अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाता है तो वह शिष्य है, वह उसकी आदतें खराब हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो वह कुछ अपने चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेगा। ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम के स्नेह विकसित करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और 5 प्रश्न में क्या लिख रहा है, चलिए पढ़ते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। कौन सा प्रश्न है? 5वां। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ टेट 2011 लेवल फर्स्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, दूसरा जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तीसरा अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और ऑप्शन नंबर 4 चिंतन प्रक्रिया। तो बताइए कि शैशवावस्था की कौन सी विशेषता है जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। अगर हम बात करते हैं सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तो बिल्कुल सही है। शैशवावस्था में एक बालक की जो सीखने की प्रक्रिया है वो तीव्र गति से सीखता चला जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु को सीखने के लिए जिज्ञासा होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, बिल्कुल हाँ, ये तो शैशवावस्था की मेन विशेषता है कि बालक जो शैशवावस्था में सीखता है वह अपनों से बड़ों से अनुकरण करते हुए सीखता है। तो फिर ऑप्शन नंबर डी चिंतन प्रक्रिया, क्या शैशवावस्था में बालक चिंतन करता है? नहीं दोस्तों। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 आता है हमारा। प्रश्न नंबर 6 है, बाल विकास की दृष्टि से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? बाल विकास की दृष्टि से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? ये प्रधानाध्यापक परीक्षा 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए आता है भोजन एवं पोषण, ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम एवं वातावरण, ऑप्शन नंबर सी प्रेम एवं देखभाल और ऑप्शन नंबर डी वंशानुक्रम एवं शिक्षा। तो बताइए कि बाल विकास की दृष्टि से कौन सी युक्ति है जो महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है दोस्तों। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में आया हुआ है और छत्तीसगढ़ टेट 2011 में भी पूछा गया है। दोस्तों ध्यान से पढ़ना प्रश्न को, उसके बाद उत्तर तक जाना, क्योंकि जब तक हम प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, ज्ञान में वृद्धि। क्या ज्ञान में वृद्धि विकास? दूसरा संवेग में वृद्धि, तीसरा वजन में वृद्धि, चौथा आकार सोच समझ व कौशलों में वृद्धि। तो बताइए कि कौन सा आंसर है। आंसर की ओर चलते हैं तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी आकार सोच समझ एवं कौशलों में वृद्धि है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि वृद्धि वो आकार सोच समझ कौशल आदि में वृद्धि होती है, तो वह अभिवृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो संवेगात्मक समस्याएं किशोरावस्था की समस्याएं होती हैं।
बिल्कुल जी हाँ। एक व्यक्ति जब किशोरावस्था में आता है तो उसके सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं, जिसमें से एक संवेगात्मक समस्या भी है। संवेग क्या है? संवेग हमारे मन के भावों को उथल पुथल करने वाली जो प्रक्रिया है वह संवेग होती है। जैसे भय, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि ये हमारे संवेग हैं। दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो समायोजन की समस्या, ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि जब एक किशोर अवस्था में आता है तो उसे समायोजन करने की सबसे बड़ी समस्या होती है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या। जी हाँ, बिल्कुल। किशोर अवस्था में आते ही बालक के विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे अपनी आवाज़ का मोटा होना, दाढ़ी मूंछों को आना, ये विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो जब ये तीनों सही हैं तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा उपयुक्त सभी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न लिए हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और अंत तक बने रहना, मज़ा आ जाने वाला है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो विकास का सिद्धांत है? विकास के सिद्धांत 9 से 10 सिद्धांत हैं, जिनमें से एक सिद्धांत है जो विकास का सिद्धांत है। इसमें ये प्रश्न सीटेट फर्स्ट लेवल 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर की बात करते हैं तो सभी की विकास दर समान नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी आता है, विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन नंबर सी, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ऑप्शन नंबर डी, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती। तो चलिए दोस्तों बताइए कौन सा राइट आंसर है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा? देखिए, सभी की विकास दर समान नहीं होती। क्या दोस्तों विकास सभी में समान रूप से होता है? क्या नहीं। ये विकास का एक सिद्धांत होता है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। क्या होता है? वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ये वही सिद्धांत है दोस्तों, इसमें इन्होंने ऑप्शन को थोड़ा चेंज करके लिख दिया, यही तो फर्क है दोस्तों। क्वेश्चन वही है लेकिन उसमें ऑप्शन को थोड़ा फिर बदल करके लिख देते हैं और फिर बदल कर लिख देते हैं, तो हम उसमें सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो ये विकास के वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। और ऑप्शनों की ओर देखते हैं तो विकास हमेशा रेखीय होता है? नहीं, विकास रेखीय नहीं होता। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्या विकास क्या रुकती है? नहीं, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंध होती हैं। इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 आता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, अर्थात मानव विकास के क्षेत्र को विभाजित किया जाता है। कौन से क्षेत्र हैं जो मानव विकास के क्षेत्र हैं, जो निरंतर एक गत्यात्मक रूप से चलते रहते हैं? तो ये प्रश्न भी सीटेट लेवल फर्स्ट 2012 में पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शनों को देखना है। तो प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास के क्षेत्र को विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी आता है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मक और शारीरिक। ऑप्शन नंबर सी आता है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। और ऑप्शन नंबर डी आता है शारीरिक, आध्यात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो दोस्तों बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले बालक का शारीरिक विकास होता है, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास के बाद फिर संवेगात्मक विकास होता है, और संवेगात्मक विकास के साथ बाद फिर उसका बालक का सामाजिक विकास होता है। और इस प्रकार ये सामाजिकरण होता चला जाता है और बालक का विकास होता चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और इसमें इस प्रश्न को बालक अधिकतर गलत करके आते हैं। प्रश्न है कि विकास शुरू होता है सीटेट
सेकंड लेवल 2012 में पूछा गया दोस्तों। ये प्रश्न है जो प्रश्न हमको आते तो हैं लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक के बाद हम इनको गलत करे आते हैं। तो अगर हम विकास की बात करें तो सबसे पहले विकास है, इसमें कई विद्यार्थियों ने विकास शैशवावस्था से लगाया होगा कि विकास शैशवावस्था से शुरू होता है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। विकास कहाँ से शुरू होता है वो हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर बाल्यावस्था से नहीं होता, प्रसव पूर्व अवस्था से। जी हाँ, विकास है वो प्रसव पूर्व अवस्था से होता है, शैशवावस्था से भी नहीं होता और पूर्व बाल्यावस्था से भी नहीं होता। तो आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। बाल्यावस्था जो कि 5 या 6 से 12 या 13 वर्ष तक चलती है दोस्तों, और इसमें से जो सामाजिक विकास का रूप है वो मुख्य रूप कौन सा है? तो चलिए ऑप्शनों की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, ऑप्शन नंबर बी बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी चेतना, और ऑप्शन नंबर डी बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था में माता पिता के, इसको देख लेते हैं, माता पिता में सामंजस्य। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है जब एक बालक बाल्यावस्था में आता है और बाल्यावस्था में आते ही उसका अगर सामाजिक विकास होता है तो बाल्यावस्था में बालक व बालिका एक साथ रहने की प्रवृत्ति इसमें विकसित हो जाती है। बाल्यावस्था की विशेषताओं की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे रहती हैं, जैसे गैंग एज की अवस्था, टोली की अवस्था, गंदी अवस्था। क्योंकि बाल्यावस्था को गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है कि बालक जब खेलता है तो उसको ये ध्यान नहीं रहता कि मैं कहाँ खेल रहा हूँ और पूरे वस्त्रों को वह गंदा कर लेता है, और इसमें बालक में सामूहिक या एक साथ रहने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। एक विकास का सिद्धांत है, इसमें बताया गया है कि बालक शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा कौन सी होती है। ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। ऑप्शन नंबर बी आता है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन नंबर सी पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। और ऑप्शन नंबर डी पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विकास हमेशा सिर से पैरों की ओर होता है और शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का हमारी वीडियो का सबसे लास्ट का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, बात करते हैं वैचारिक प्रक्रिया की अवस्था है। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आरपीएससी 3rd ग्रेड 2014 में, और वैचारिक क्रिया की अवस्था है ये किसने दिया? तो ये दोस्तों आपको पता है कि बाल विकास से सिद्धांत में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं हमारे पास, जीन पियाजे साहब। कौन से आते हैं? पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था, वो था संज्ञानात्मक सिद्धांत। और इस संज्ञानात्मक सिद्धांत में उन्होंने बाल विकास की 4 अवस्थाओं का विवरण दिया था। एक संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जिसमें से संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, ये 2 से 7 वर्ष और ये 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक दी गई थी। इसमें से ये प्रश्न पूछा गया है और उन्होंने पूछा है कि वैचारिक क्रिया की अवस्था कौन सी है? जन्म से 2 वर्ष, क्या बालक एक संवेदी प्रक्रिया में, या जन्म से 2 वर्ष तक में विचार प्रक्रिया या उसके मन में विचार प्रकट हो जाते हैं क्या? तो नहीं, तो ये तो प्रश्न नहीं हो सकता। 2 से 7 वर्ष में भी बालक विचार प्रक्रिया नहीं होती। 7 से 12 वर्ष, जी हाँ, ये प्रश्न आपका, ये उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 से 12 वर्ष वैचारिक प्रक्रिया की अवस्था इसको हम कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा लास्ट प्रश्न। दोस्तों
अपना आकलन स्वयं कीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से और बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही थे। उसको कमेंट करना। जिस भी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो वो बताना, उसका डाउट आपको हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही प्रकार की वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की गई तो आपके लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।